अब देखें, आज जो हम बात करेंगे, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। देखें, जैसे ऑस्मो रेगुलेशन था, ऑस्मो रेगुलेशन में वाटर और सॉल्यूट्स को रेगुलेट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। इसी तरीके से थर्मो मींस हीट या टेम्परेचर। तो हीट और टेम्परेचर को जो एनिमल मेंटेन करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं, उसको रेगुलेट करने के मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। अच्छा देखें, सबसे पहले तो आपकी बुक में जो लिखा हुआ है थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल में जो हेडिंग है वो है सोर्स ऑफ बॉडी हीट गेन एंड लॉस। अब देखो, जब सर्दियां होती हैं, जब विंटर्स होता है, तो विंटर के अंदर आप क्या करते हो? हीट को गेन करते हो। यानी सर्दी के अंदर हमें हीट ज्यादा चाहिए होती है, तो हमें किसी तरीके से हमारी बॉडी को जो है वो क्या करना है? हीट को गेन करना है, ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या रह सके? मेंटेन रह सके। और जब गर्मियां होती हैं, तो हमें हीट को क्या करना होता है? लॉस करना होता है, पसीने की शक्ल में लॉस कर देते हैं हम जो है वो, स्वेटिंग जब हम करते हैं, तो और भी डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं। तो अब हमने यहाँ पर देखना है सोर्स ऑफ हीट गेन एंड हीट लॉस। यानी अगर आप हीट को गेन करते हो तो उसकी सोर्स क्या है? कहाँ से आप हीट को जो है वो गेन करते हो? तो हीट को गेन करने की जो है वो टू बेसिक सोर्स हैं, टू बेसिक सोर्स ऑफ हीट गेन। यानी हमें सर्दियों में जब हीट चाहिए होती है, तो हीट को गेन करने की टू बेसिक सोर्स होती हैं, जो आपकी बुक में लिखी हुई हैं। एक तो एक्सटर्नली है, और दूसरी है इंटरनली। एक एक्सटर्नल सोर्स हो सकती है, और दूसरी कौन सी सोर्स हो सकती है? दूसरी होती है इंटरनल सोर्स, जिसको हम कहते हैं इंटरनली। अब देखो, मिसाल के तौर पे ये एक बॉडी है, ये चलो एक बॉडी में बना देता हूँ। ये कोई भी एक एनिमल है, जस्ट मैं एक एनिमल की बॉडी बना रहा हूँ, ये कोई एक एनिमल है, सही है, इसकी बॉडी है। अब क्या होता है कि सर्दियों के अंदर इसको अपने बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कितना रखना है? इसको रेगुलेट करना है बॉडी का टेम्परेचर 38 तक। अब क्या होगा? सर्दियां होंगी तो सर्दियों में तो टेम्परेचर ड्रॉप होगा ना, इसका टेम्परेचर गिरेगा बॉडी का, 36 से 37 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, टेम्परेचर गिरता है। तो अब टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हीट को गेन करेगा। हीट को गेन कैसे करेगा? एक्सटर्नली भी गेन कर सकता है, यानी सूरज के नीचे बैठ जाए तो सनलाइट जो है वो इस सनलाइट से हीट एब्जॉर्ब करे, और जब सनलाइट से हीट एब्जॉर्ब करेगा तो इसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी इसने हीट गेन करी। और एक दूसरा भी, अब ये सनलाइट से जब इसने हीट गेन की है, तो ये एक्सटर्नल सोर्स है। ये इसने किससे की है? एक्सटर्नल सोर्स है हीट गेन करने का, सनलाइट। लेकिन अगर क्या करे, इसकी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो, बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो, और उन केमिकल रिएक्शन से हीट रिलीज हो, बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन टूटे, या बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो, उस दौरान क्या हो? हीट रिलीज हो, और वो हीट इसके बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाए। यानी हीट जो, अब ये जो हीट गेन हो रही है इंटरनली हो रही है, इसकी बॉडी के अंदर से हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे इंटरनल सोर्स। यानी बॉडी के अंदर का जो मेटाबॉलिज्म है वो एक इंटरनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, को गेन करने का तरीका है, और जो सनलाइट है वो क्या है? वो है एक एक्सटर्नल सोर्स है। तो एक्सटर्नली जो हीट ऑब्टेन होती है, एक्सटर्नली हीट ऑब्टेन, अब यहाँ पर अगर हम लिखें एक्सटर्नली हीट ऑब्टेन, जो एक्सटर्नली हीट ऑब्टेन होती है इधर डायरेक्टली फ्रॉम सोलर रेडिएशन, फ्रॉम सोलर रेडिएशन, और इनडायरेक्टली बाय रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। फ्रॉम एनवायरमेंट। अब देखें, क्या होता है कि हीट जो एक्सटर्नली ऑब्टेन करता है एनिमल,
तो एक्सटर्नली जब हीट ऑब्टेन करेगा एनिमल, तो दो तरीके से एक्सटर्नली हीट, एक तो डायरेक्टली ऑब्टेन कर सकता है हीट एक्सटर्नली। डायरेक्टली कैसे, अभी मैंने आपको बता दिया। जैसे ये एक एनिमल है, ये एक एनिमल होगी। अब सूरज की रोशनी जो है वो डायरेक्ट इस पे पड़ रही है, सनलाइट डायरेक्ट इस पे पड़ रही है, तो ये डायरेक्ट सोलर रेडिएशन को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ऐसे डायरेक्टली हीट जो है वो कहां से ले सकता है, एक्सटर्नल हीट ले सकता है सन से। लेकिन बाज़ दफा ऐसा भी होता है कि ये जो सन है, सूरज की जो रोशनी होती है, सूरज की रोशनी क्या करती है, सूरज की रोशनी इसके सराउंडिंग में जो चीजें होती हैं उन पे पड़ती है। जैसे इस पत्थर पर सूरज की रोशनी पड़ी, जब इस पत्थर पर सूरज की रोशनी पड़ेगी तो अब सूरज की रोशनी इसने ऑब्जॉर्व कर ली, फिर इस पत्थर से क्या निकलेंगी, रेडिएशन निकलेगी। पत्थर से अगर रेडिएशन फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है, उस एनर्जी को भी ये एनिमल ले सकता है। अब ये जो एनिमल ये एनर्जी यहाँ से ले रहा था, ये डायरेक्ट सनलाइट से ले रहा था, लेकिन अब ये रेडिएशन के जरिए जो ले रहा है ये इनडायरेक्ट ले रहा है। ये भी सनलाइट की एनर्जी, लेकिन सनलाइट ने एनर्जी इस पत्थर को दे दी, अब इस पत्थर से वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ये ले रहा है रेडिएशन की फॉर्म में। तो इनडायरेक्टली भी एनर्जी ले सकता है, रेडिएशन की फॉर्म में भी ले सकता है। रेडिएशन के अलावा और कौन सी फॉर्म में ले सकता है, कंडक्शन की फॉर्म में भी ले सकता है। रेडिएशन तो हम किसको कह रहे हैं, ये एनिमल, इस रेडिएशन निकल कर इस एनिमल की बॉडी में जा रही है, तो ये रेडिएशन के जरिए ले रहा है। लेकिन अगर इस पत्थर के साथ अटैच होके बैठ जाए, इस पत्थर के साथ अटैच हो जाए और इस पत्थर से डायरेक्ट एनर्जी इसमें यूं जाए, तो ये कंडक्शन हो जाएगा। किसी भी बॉडी को टच करें और उससे एनर्जी आपकी बॉडी में जाना शुरू हो जाए तो ये कंडक्शन होगा। तो इस तरह से कंडक्शन के जरिए भी एनर्जी ले सकता है। फिर एक और चीज होती है, ये भी इनडायरेक्ट है, क्योंकि डायरेक्ट तो सनलाइट से नहीं ले रहा ना। सनलाइट ने क्या किया, पत्थर को गर्म किया और पत्थर के साथ ये एनिमल अटैच होके बैठ गया, इसके साथ चिपक के बैठ गया और पत्थर की हीट को अपने अंदर एब्जॉर्व कर रहा है, तो ये कंडक्शन हो गया। लेकिन पत्थर से जो रेडिएशन निकल रही थी उसको अगर एब्जॉर्व कर रहा है तो वो रेडिएशन ले रहा है, लेकिन वो भी इनडायरेक्टली है। फिर एक और तरीका होता है कन्वेक्शन। एक और चीज होती है जिसको कहते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन आपने पढ़ा होगा, कन्वेक्शन नॉर्मली आपने फिजिक्स के अंदर भी ये टर्म पढ़ी होगी कि जो वार्म एयर होती है, वार्म एयर हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। और इसी तरीके से वार्म जो वाटर होता है, गर्म पानी भी हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। लेकिन क्या होता है, जो हवा चल रही होती है, मिसाल के तौर पे जो गर्म हवा है, जो गर्म हवा चल रही है या जो गर्म पानी मूव कर रहा है, उस गर्म हवा या उस गर्म पानी से भी तो एनिमल एनर्जी ले सकते हैं, हीट ले सकते हैं, उससे भी तो हीट गेन कर सकते हैं, गर्म हवा गर्म पानी से। तो बस आप सिंपली यहाँ पर इतना समझ लें कि गर्म हवा गर्म पानी से जो एनर्जी ले रहे हैं वो कौन सी वाली एनर्जी है, वो बेसिकली जो है वो इनडायरेक्ट है और वो भी क्या है, वो एक कन्वेक्शन। तो देखें अभी मैंने आपको क्या बताया कि एनिमल्स जो हैं वो हीट को जो ऑब्टेन करते हैं एक्सटर्नली भी कर सकते हैं और इंटरनली भी कर सकते हैं। सर्दियों में हीट को ऑब्टेन करने की जरूरत तो सर्दियों में, विंटर में जरूरत पड़ती है ना। तो एक्सटर्नली जो हीट को ऑब्टेन करते हैं, एक्सटर्नली ऑब्टेन करने के जो हैं वो दो तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट जो है वो किससे ऑब्टेन कर लें, डायरेक्ट ऑब्टेन कर लें किससे, सनलाइट से। और इनडायरेक्ट भी ऑब्टेन कर सकते हैं। इनडायरेक्ट कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, रेडिएशन के जरिए कर सकते हैं, कंडक्शन के जरिए कर सकते हैं और कन्वेक्शन के जरिए कर सकते हैं। क्योंकि ये रेडिएशन को जो हीट मिली है ये सन से ही मिली है, और कंडक्शन में भी जो किसी बॉडी को हीट मिली है वो भी सन से मिली है, कन्वेक्शन में भी जो हीट मिली है यहाँ भी सन से। तो एक डायरेक्ट सन को यूज करना है और एक डायरेक्ट, लेकिन बेसिक सोर्स यहाँ पर एनर्जी का जो क्या है वो है सन ही है। ये तो हो गया एक्सटर्नली, हमने किसको डिस्कस किया, एक्सटर्नली को। अब आ जाए इंटरनली, कैसे हीट को ऑब्टेन किया जा सकता है। इंटरनल वो कौन सी सोर्स है जिसके जरिए हीट जो है वो गेन की जा सकती है। अब इंटरनली हीट ऑब्टेन एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, internally heat obtained as byproduct of metabolism, as a byproduct of metabolism and through as a byproduct of metabolism and muscular contraction. ये तो अब इंटरनली कैसे हीट ऑब्टेन करेगा, चले इंटरनली अगर कोई एनिमल हीट ऑब्टेन करेगा, अब सोलर एनर्जी तो नहीं मिल रही, अब शाम का वक्त है, शाम के टाइम तो सूरज है ही नहीं, और अब तो अब वो किस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर जो है वो हीट को जो है वो क्या करेगा,
ऑब्टेन करेगा, हीट कैसे गेन करेगा। हीट गेन करने का इंटरनल तरीका भी है। इंटरनल तरीका क्या है हीट गेन करने का? एक तो ये है कि एनिमल की बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है, मिसाल के तौर पे हमारे लिवर में जो मेटाबॉलिज्म होते हैं अक्सर केमिकल रिएक्शन, उस मेटाबॉलिज्म की बाय प्रोडक्ट के तौर पे हीट रिलीज होती है। मेटाबॉलिज्म की बाय प्रोडक्ट के तौर पे क्या रिलीज होती है? हीट रिलीज होती है। और इसी हीट को जो है वो क्या करते हैं एनिमल्स जो हैं वो अपना क्या कहना चाहिए कि हीट को गेन करने के लिए, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं इस्तेमाल, या मेंटेन करने के लिए इस हीट को इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर एक और भी तरीका होता है हीट को इंटरनली गेन करने का, मसल कंट्रैक्शन। अक्सर लोगों को सर्दियों में शिवरिंग शुरू हो जाती है, कपकपाना शुरू हो जाते हैं। सर्दियों में क्या करते हैं? शिवरिंग शुरू होती है, कपकपाते हैं। वो शिवरिंग या कपकपाने में आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, और जब हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उस दौरान भी क्या होती है? उस दौरान भी जो है वो एनर्जी रिलीज होती है, जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में जो है वो क्या करती है? हेल्प करती है। या कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद भी जो है वो सर्दी नहीं लगती। वो क्यों नहीं लगती? जब आप रनिंग करते हो या वॉक करते हो तो भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो, क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उस दौरान भी हीट रिलीज होती है, और वो भी सर्दियों में आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो अब देखें यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले मैंने आपको बताया सोर्स ऑफ बॉडी हीट गेन। अभी मैंने आपको बॉडी हीट गेन का सोर्स बताया, यानी जब आपको हीट की जरूरत होगी सर्दियों में। ये कब की बात हो रही है? ये कोल्ड की बात हो रही है, ये विंटर की बात हो रही है। तो विंटर में आपको इस तरीके से ये हीट को जो है वो गेन करने के तरीके ये हैं। लेकिन अब आ जाते हैं किसकी तरफ? अब आ जाते हैं हम गर्मियों की तरफ। हीट लॉस। अभी हमने हीट गेन की बात की थी, अब हम बात करते हैं हीट लॉस। भाई अब गर्मियां अगर आ गई हैं तो गर्मियों में मसला क्या होता है? गर्मियों के अंदर आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37, 38, 39 हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया। अब जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आपने क्या करना है? अब हमने हीट को जो है वो लॉस करना है। अब एनिमल ने क्या करना है? हीट को लॉस करना है। अब हीट को लॉस करने के जो है वो तरीके क्या क्या हैं? हीट को लॉस करने के तरीके, एक तो रेडिएशन है, गेन करने का तरीका भी रेडिएशन था, लॉस करने का तरीका भी रेडिएशन है, और कन्वेक्शन भी है। एनिमल जो है वो कन्वेक्शन के जरिए भी हीट लॉस कर सकते हैं। एंड कन्वेक्शन फ्रॉम दियर सरफेस एंड थ्रो एवोपरेशन ऑफ वाटर। रेडिएशन हो गई, कन्वेक्शन हो गया, कंडक्शन फ्रॉम दियर सरफेस, from their surfaces and through evaporation of water. Evaporation of water. अब देखें क्या होता है कि आपका बॉडी का टेम्परेचर के अंदर हीट ज्यादा हो गई ना, बॉडी के अंदर ये हीट, अब ये हीट रेडिएशन की शक्ल फॉर्म में भी एनिमल से पास हो सकती है। एनिमल की बॉडी से जो हीट होती है वो किसकी फॉर्म में? रेडिएशन की फॉर्म में लॉस हो सकती है। रेडिएशन की फॉर्म में अगर एंटर हुई थी तो रेडिएशन की फॉर्म में हीट जो है वो क्या हो सकती है? लॉस भी जो है वो हो सकती है। जैसे आप ठंडी जगह पर चले जाएंगे तो हीट हमेशा हाई से लो की तरफ जाती है, तो ठंडे जब आप जगह पे जाते हो या पंखे के नीचे बैठ जाते हो तो क्या होता है? वो फिर आपकी रेडिएशन जो है बॉडी से बाहर निकलना शुरू होती है। ऐसे कन्वेक्शन भी हो सकता है। कन्वेक्शन भी होता है जैसे आप पंखे के नीचे बैठते हो तो पंखे की जो ठंडी हवा होती है, वो ठंडी हवा जो है वो क्या करता है? जब आपके ऊपर पड़ती है तो आपके अंदर का जो हीट होती है, अंदर की जो हीट है, बेसिकली वो वार्म जो एयर है उसको वो क्या करते हैं? वो भी वहां से जो है वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है। कंडक्शन भी होता है। कंडक्शन तो या एनिमल में तो नहीं, कुछ एनिमल्स में ऐसा हो सकता है कि उनकी बॉडी की हीट बहुत ज्यादा है। ये देखें बॉडी में हीट बहुत ज्यादा है, किसी कूलर ऑब्जेक्ट के साथ, किसी ठंडे ऑब्जेक्ट के साथ अपने आप को अटैच करेंगे तो उस इनकी जो बॉडी हीट है वो किसमें कंडक्ट हो जाएगी? इनकी हीट जो है वो कूलर ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब यहाँ से हीट जो है वो इस ऑब्जेक्ट में जो है, जो कूलर ऑब्जेक्ट है उसमें कंडक्शन कर देंगे। और ज्यादातर ये जो हीट रेडिएशन की फॉर्म में,
कन्वेक्शन के फॉर्म में, कंडक्शन की फॉर्म में कहाँ से निकलती है? उनके बॉडी सरफेस से। जैसे हमें भी पसीना आता है तो हमारी बॉडी सरफेस से जो है वो हीट क्या हो रही होती है? हीट लॉस हो रही होती है बेसिकली। अब बॉडी सरफेस से जो हीट लॉस होती है वो कैसे कैसे हो सकती है? रेडिएशन की फॉर्म में हो सकती है, कन्वेक्शन की फॉर्म में, कंडक्शन की फॉर्म में, और थ्रू एवापोरेशन ऑफ वाटर। यानी हमें जो पसीना निकलता है, उस पसीने के साथ, उस पानी के साथ भी जो है वो क्या हो रही होती है? हमारी बॉडी की हीट जो है वो लॉस हो रही होती है। तो ये मैंने आपकी बुक में पहली चीज बताई। यहाँ पर जो है वो कैसे आपकी बुक का यही पॉइंट बता दिया कि सोर्स ऑफ हीट गेन एंड सोर्स ऑफ हीट लॉस। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, राइट डाउन द सोर्स ऑफ हीट गेन, सिंपल। तो सोर्स ऑफ हीट गेन कौन सा बताओगे? जो मैंने अभी पहले बताया था आपको। और अगर पूछा जाए राइट डाउन द ब्रीफली डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ हीट लॉस, यानी हीट लॉस किस तरीके से होता है गर्मी में, तो आपने ये बता देना। अब थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। थर्मो रेगुलेशन की बेस पे एनिमल्स की क्लासिफिकेशन अगर हम एनिमल की करें, ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल की क्लासिफिकेशन अगर करें ऑन द बेसिस ऑफ थर्मो रेगुलेशन की बेस पे अगर हम एनिमल की क्लासिफिकेशन करें तो उसकी बेस पर हम उसको जो है वो पहले तो एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया था थर्मो रेगुलेशन की बेस पे। एक एनिमल वो थे जिनको हम कहते थे पोइकिलोथर्मिक। एक एनिमल वो हैं जिनको हम कहते हैं पोइकिलोथर्मिक को आप कोल्ड ब्लडेड भी कह सकते हो। और दूसरे एनिमल वो होते हैं जिनको हम कहते हैं होम्योथर्मिक। और इनको हम वार्म ब्लडेड भी कह सकते हैं। इनके लिए एक और टर्म क्या इस्तेमाल की जाती है? वार्म ब्लडेड एनिमल। सबसे पहले तो पोइकिलोथर्मिक एनिमल देख लें कि हम पोइकिलोथर्मिक जो है वो एनिमल किसको कहते हैं। पोइकिलो का मतलब होता है वेरिएबल। पोइकिलो का मतलब क्या होता है? वेरिएबल होता है। और थर्म का मतलब क्या होता है? हीट या टेम्परेचर। थर्म का मतलब क्या होता है? हीट या टेम्परेचर। तो अब देखें, पोइकिलोथर्म ग्रीक वर्ड है। पोइकिलो का मतलब होता है वेरिएबल और थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर। अब ये कौन से एनिमल्स होते हैं? आर दोज एनिमल्स poikilothermic are those animals whose body temperature change in accordance of the environment temperature। अब देखो, पोइकिलोथर्मिक या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं। मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी और मैंने वही डेफिनेशन लिखी है जो आपकी बुक के अंदर है। देखो, अब पोइकिलोथर्मिक या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं? अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल में क्या होता है कि अगर बाहर का टेम्परेचर 20 डिग्री है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी 20 हो जाएगा। और अगर बाहर का टेम्परेचर 37 है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? 37 हो जाएगा। तो मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ऐसे होते हैं, दोज एनिमल हुज बॉडी टेम्परेचर चेंज अकॉर्डेंस ऑफ द फ्लक्चुएशन ऑफ एनवायरमेंट टेम्परेचर। मतलब क्या होता है कि पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका बॉडी का टेम्परेचर एनवायरमेंट के टेम्परेचर में जैसे फ्लक्चुएशन आती है, जैसे तब्दीली आती है, उसके साथ क्या होता है? उसके साथ उनका बॉडी का टेम्परेचर भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जैसे क्या हो गया? पोइकिलोथर्मिक आर दोज एनिमल्स whose body temperature change in accordance with the fluctuation of the environmental temperature, in accordance with fluctuation का मतलब क्या है? चेंज होना। according with fluctuation of the यानी environment जो है वो fluctuation of the environment temperature। तभी तो इसको कहते हैं पोइकिलो का मतलब वेरिएबल है और थर्म का मतलब टेम्परेचर। यानी इनकी बॉडी का टेम्परेचर वेरिएबल है, यानी एनवायरमेंट के साथ चेंज होता रहता है। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? पोइकिलोथर्मिक। अब इनको कोल्ड ब्लडेड क्यों कहा जाता है? इनको कोल्ड ब्लडेड इस वजह से कहा जाता है, अक्सर देखा गया है कि सर्दियों के अंदर भी इनके बॉडी का इनका ब्लड जो है वो इनका सर्दियों के अंदर एक तरीके से देखा जाए
बात करें तो ठंडा होता है, यानी सर्दियों में अपने ब्लड को जो है वो गर्म नहीं कर सकते, टेम्परेचर बढ़ा नहीं सकते, तो इनको कोल्ड ब्लडेड कह दिया। जबकि वार्म ब्लडेड एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, यानी सर्दियों में भी अगर आप देखोगे तो अपने ब्लड को गर्म रखते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। इनकी एग्जांपल्स बताऊंगा। नॉर्मली जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की जो एग्जांपल्स हैं, उनमें एग्जांपल्स में कौन कौन से आ जाते हैं? इसमें आ जाती हैं फिशेस, फिशेस भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं। इसके अलावा जो है वो फिशेस के अलावा एम्फीबियंस हैं। एम्फीबियंस मतलब ये जो फ्रॉग हो गया, ये भी क्या है? ये भी जो है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। रेप्टाइल्स जो हैं, ये भी क्या है? ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। अब होम्योथर्मिक या वार्म ब्लडेड एनिमल्स देखें क्या जो है वो होते हैं, और वार्म ब्लडेड एनिमल या होम्योथर्मिक कौन से एनिमल्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद देखें, होम्यो का मतलब होता है सैम। होम्यो का मतलब क्या होगा? सैम। और थर्मी का मतलब क्या है? टेम्परेचर। तो होम्योथर्मिक एनिमल्स आर those animals which have constant body temperature, which have constant body temperature, are those animal which have constant body temperature, which have constant body temperature, which is independent of the environment, which is independent of environment। इसकी एग्जांपल में क्या आ जाएगा? बर्ड्स एंड मैमल्स। अब देखो, जैसे हम लोग हैं, हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 होता है, 37 से लेके 38 इस तरह से। अब हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां, बॉडी का टेम्परेचर ये कांस्टेंट रहेगा। और भी जो मैमल्स हैं उनका बॉडी का टेम्परेचर भी चाहे सर्दियां हो या गर्मियां, वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। उनका एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है, और वो इंडिपेंडेंट होता है एनवायरनमेंट से। वो डिपेंड नहीं करता एनवायरनमेंट पर के एनवायरनमेंट का बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक होगा, वो अपना उसका एक टेम्परेचर होता है। तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं होम्योथर्मिक एनिमल। और आपने देखा है कि जो अक्सर होम्योथर्मिक एनिमल्स हैं, जैसे मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये हर जगह पाए जाते हैं, क्योंकि ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, तो ये हर जगह पाए जाते हैं। जबकि ये पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स जो होते हैं, बेसिकली ये एक मखसूस एनवायरनमेंट के अंदर इस जगह पे पाए जाते हैं जहां उनका बॉडी का टेम्परेचर, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल सा हो, तो वहीं पर वो ज्यादा जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं, या फिर इनके अंदर कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं कि एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने टेम्परेचर को जो है वो करते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया पॉइकिलोथर्मिक और होम्योथर्मिक, मैंने आपको बता दिया। ये क्लियर हो गया है? अभी तक जो बताई है सारी बातें क्लियर हो गई हैं? आगे चलूं? बताओ भाई बच्चों, यस चलूं सर। आगे? हो गया ना ये क्लियर? आगे यस चलूं। सर। लेकिन अब देखो, पहले किसी जमाने में हमने थर्मो रेगुलेशन की बेस पर एनिमल्स को इन दो ग्रुप में डिवाइड किया था, मगर इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। बोथ ऑफ द टर्म्स डिस्कार्डेड टुडे। अब ये दोनों टर्म जो हैं वो डिस्कार्ड कर दी गई हैं। अब ये इस बेस पर नहीं करते। क्यों डिस्कार्ड कर दी गई? वो इस वजह से डिस्कार्ड कर दी गई कि कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकती हैं, लेकिन उनको भी पॉइकिलोथर्म में रख दिया। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, या लिजर्ड कुछ हद तक बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेती है। तो इस वजह से जो है वो फिर ये इसमें मतलब इसकी एग्जांपल्स में सही तरीके से कुछ मतलब मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो इस वजह से एनिमल्स की इस टर्म इसको क्या कर दिया गया? इसको जो है वो डिस्कार्ड कर दिया गया। जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है वो है, हाउएवर बोथ ऑफ दीज टर्म्स हैव बीन डिस्कार्डेड। दोनों टर्म डिस्कार्ड कर दी गई हैं। पेपर में पूछ लिया जाए, रीजनेबल क्वेश्चन पूछा जाए अगर आपसे, व्हाई व्हाई पाइकिलोथर्मिक एंड होम्योथर्मिक जो क्या कहना चाहिए टर्म्स आर डिस्कार्डेड टुडे, इनको आज डिस्कार्ड क्यों कर दिया गया है? ये रीजनेबल क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो आप बताओगे बिकॉज नंबर ऑफ पॉइकिलोथर्मिक मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। यानी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनको हमने पॉइकिलोथर्म में रखा है, लेकिन वो बॉडी टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर लेते हैं किसी हद तक। इन कांस्टेंट द बॉडी टेम्परेचर ऑफ होम्योथर्म इज नॉट ऑलवेज कांस्टेंट। जबकि बाज़ दफा ऐसा भी होता है कि होम्योथर्म भी
अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट इतना नहीं रख पाते, कभी कभी इनके बॉडी का टेम्परेचर भी जो है वो एनवायरनमेंट के मुताबिक कुछ का फ्लक्चुएट जो है वो हो जाता है। तो इस वजह से जो है ये दोनों टर्म जो है वो क्या कर दी गई हैं, आज जो है वो डिस्कार्ड कर दी गई हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रीजनेबल क्वेश्चन, तो ये मैंने आपको इसकी वजह बता दी, आपने ये लिख जो है वो लिख देनी है। मगर अब इस वक्त हम एनिमल्स को जो है वो कितने ग्रुप के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। अभी अगर हम एनिमल्स को थर्मो रेगुलेशन की बेस पे डिवाइड करें तो कौन कौन से जो है वो ग्रुप हैं। तो आज जो हम डिवाइड करते हैं एनिमल्स को 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं हीट गेन की बेस पर। एक तो होते हैं एक्टोथर्मिक, दूसरे होते हैं एंडोथर्मिक, और तीसरे जो होते हैं वो हैं हेटेरोथर्मिक। ये देख लें, हम एनिमल्स को इस तरह से भी जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। अंडर द circumstances the term poikilotherm and homeotherm have been replaced by ectotherm and endotherm। अच्छा देखें, poikilotherms के लिए जो टर्म इस्तेमाल की गई, अब जो हम poikilotherms के लिए जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो है एक्टोथर्मिक। पाइकिलोथर्मिक एनिमल्स के लिए अब जो हम टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक्टोथर्मिक है। और जो बेसिकली जो है क्या कहना चाहिए, जो होम्योथर्मिक एनिमल्स हैं उनके लिए अब जो टर्म इस्तेमाल की जाती है वो क्या है, वो है एंडोथर्मिक। और हेट्रोथर्मिक एक अलग कैटेगरी है, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो उन्हीं में से जो इनमें थोड़ा फर्क आ रहा था तो उनको उधर रखा था। अब सबसे पहले एक्टोथर्मिक देख लेते हैं। एक्टोथर्म्स कौन से होते हैं? आर दोज एनिमल्स who absorb heat energy from their environment। कौन से एनिमल्स को एक्टोथर्म कहते हैं? those animals which absorb heat, those animals who absorb heat energy from environment। ऐसे एनिमल जो इन्वायरमेंट से अपनी हीट को जो है वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से हीट को जो है वो ऑब्टेन करते हैं। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल अगर हम इसकी लें, तो लिजर्ड बास्किंग इन सन। मतलब सर्दियों के अंदर अक्सर छिपकलियां जो होती हैं, लिजर्ड जो होती हैं, वो बास्किंग इन सन। बास्किंग इन सन का मतलब क्या होता है? वो सन बाथ ले रही होती हैं। जब वो सन बाथ ले रही होती है, इनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही होती है, तो वो हीट को ऑब्टेन कर रही होती हैं एक्सटर्नली। मतलब आप सिंपली ये कह लें कि ऐसे एनिमल जब उनको हीट की जरूरत होती है वो एक्सटर्नली हीट को ऑब्टेन करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं एक्टोथर्मिक। और ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए जो है वो कौन सी चीज अडॉप्ट करते हैं? दे हैव बिहेवियरल मीन्स ऑफ रेगुलेशन। दे हैव बिहेवियरल मीन्स ऑफ रेगुलेशन। यानी इनका एक बिहेवियर होता है, ये एक आदत है ना, बिहेवियर इनकी एक बिहेवियर होता है जिसके जरिए अपनी बॉडी के टेम्परेचर को क्या कहना चाहिए, रेगुलेट करते हैं। मतलब जो छिपकली है, लिजर्ड जो है, वो सूरज की रोशनी, सूरज के नीचे लेट गई और उससे सनलाइट एब्जॉर्ब कर रही है, तो इसका कौन सा, ये इसका एक बिहेवियर मीन्स है जिसके जरिए टेम्परेचर को रेगुलेट कर रही है। एक्टोथर्मिक ऐसा करते हैं। अब एंडोथर्मिक की सर तरफ आ जाए जी। सर कुछ एनिमल्स होते हैं जो मतलब हाइबरनेशन में चले जाते हैं वो कोल्ड भी एक रीजन में। बिहेवियर है, हाँ वो भी एक बिहेवियल मीन्स है। वो भी इसमें वो एक्टोथर्मिक एक्सटर्नल सोर्स से जो है वो हीट ले तो नहीं रहे होते, लेकिन क्या होता है कि वो हाँ। अंदर की तरफ जाकर अपने आप को क्या करते हैं, वो छुपा लेते हैं। लेकिन वो जो अंदर की हीट होती है, अंदर अगर अंदर की तरफ हीट ज्यादा होती है ना, अगर बाहर सूरज की रोशनी हम्म, ठंडा है, अंदर थोड़ा गर्म है, तो वो अंदर की तरफ से भी हीट को एब्जॉर्ब तो कर रहे होते हैं ना, उसको जाकर ओके वहां की हीट सर। से बच रहे होते हैं, तो एक तरीके से वो ऑब्टेन करते हैं एक्सटर्नल। अच्छा, उसके जी बाद फिर जो है वो एक और एनिमल्स हैं जिनको हम कहते हैं एंडोथर्मिक। आर दोज दैट जनरेट देयर ओन बॉडी हीट, ऑन हीट एनर्जी। दे जनरेट ऑन देयर ऑन हीट एनर्जी। मतलब जैसे मैंने आपको सोर्स ऑफ हीट बताई थी ना, एक सोर्स ऑफ हीट एक्सटर्नल ही थी, तो जो एक्सटर्नल हीट की सोर्स पर डिपेंड करते हैं वो एक्टोथर्मिक होते हैं। जो एक्सटर्नल हीट की जब लेक्चर शुरू किया था तो बताया था ना, जो एक्सटर्नल हीट की सोर्स पर जो डिपेंड करते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं बेसिकली जो है एक्टोथर्मिक।
और कुछ ऐसे होते हैं जिनके मेटाबॉलिज्म के जरिए खुद बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, तो उनको क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं एंडोथर्मिक। ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं एंडोथर्मिक। और इनके पास क्या होता है, दे हैव फिजियोलॉजिकल एज वेल एज बिहेवियरल मींस ऑफ रेगुलेशन। इनकी आप ये डिफरेंस भी बना सकते हैं साथ साथ, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, दे हैव फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल मींस ऑफ थर्मोरेगुलेशन। अब देखो, मेटाबॉलिज्म के जरिए बॉडी की हीट प्रोड्यूस हुई बॉडी के अंदर, तो ये कौन सा वाला मैकेनिज्म हो गया, ये हो गया फिजियोलॉजिकल। जैसे हमारा एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है, हमारी बॉडी के अंदर हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, तो ये कौन सा मैकेनिज्म हो गया, ये हो गया फिजियोलॉजिकल थर्मोरेगुलेशन, कि बॉडी के अंदर हीट जनरेट हो रही है। लेकिन हम क्या करते हैं कि उस हीट को बचाने के लिए बाज़ जैसे सर्दियों में हम स्वेटर पहन लेते हैं, ऊपर गर्म कपड़े पहन लेते हैं, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया बिहेवियर। ऐसे ही जानवर भी करते हैं कि सर्दी के अंदर किसी ऐसी जगह पे चले जाएंगे जो थोड़ी गर्म हो, ताकि बॉडी की हीट बाहर रिलीज ना हो। तो इसको इनके पास दोनों थर्मोरेगुलेशन की स्ट्रेटेजीज होती हैं, मतलब फिजियोलॉजिकल भी और बेसिकली बिहेवियल जो है, वो दोनों मीन्स ऑफ थर्मोरेगुलेशन जो है इनके पास होती है। और इसमें कौन आ जाते हैं एंडोथर्मिक में, एंडोथर्मिक के अंदर बर्ड्स होते हैं, मैमल्स जो हैं, हम लोग भी क्या है, हम भी जो है वो एंडोथर्मिक है। अब तीसरी टर्म है जिसको हम कहते हैं हेट्रोथर्म, that generate heat of varying degree, that generate heat of varying degree, that generate heat of varying degree, so their body temperature, so their temperature is kept in a wider range, so their temperature is kept in wider range, so their temperature kept in wider range। इनकी एग्जाम्पल में आ जाता है हमिंग बर्ड और बैट। दुनिया का सबसे छोटा जो परिंदा है वो हमिंग बर्ड है, ऐसी इसकी आवाज निकालता है, इस वजह से इसको हमिंग बर्ड नाम दिया, और बैट। अब देखो हेट्रोथर्मिक क्या होते हैं। अब हेट्रोथर्मिक जैसे एंडोथर्मिक होते हैं ना, एंडोथर्मिक तो अपने बॉडी का जो जब हीट प्रोड्यूस करते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को एक डिग्री पे रखते हैं, जैसे 37 से 38 तक हम रखेंगे, बस इतनी डिग्री पर हमारा टेम्परेचर है। अब हेट्रोथर्मिक क्या होते हैं, हेट्रोथर्मिक अपने बॉडी हीट प्रोड्यूस करते हैं, या यानी एक कैरेक्टर इनमें एंडोथर्मिक वाला है कि अपनी हीट खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को एक नैरो रेंज में नहीं रख सकते, एक वेरिंग डिग्री में इनका बॉडी का टेम्परेचर रहता है, मतलब जैसे 30 से लेके 40 तक, यानी रेंज जो होती है वो क्या हो जाती है, वो एक ज्यादा होती है। जनरेट हीट ऑफ वेरिंग डिग्री, so their body temperature kept in wider range, यानी इनका बॉडी का टेम्परेचर वाइडर रेंज में रहता है। मैंने आपको बताया ना 30 से 40 तक एक वाइडर रेंज के अंदर, एक स्मॉल रेंज के अंदर नहीं है, जैसे हमारे पास ये होता है इतना रेंज। तो इनको वेरिंग डिग्री जो है वो क्या करनी पड़ती है, हीट की जो है वो प्रोडक्शन जो है वो करनी पड़ती है, ताकि अपने बॉडी के टेम्परेचर को एक वाइडर रेंज के अंदर रख सकें, वो थोड़ी सा रेंज के अंदर उनको नहीं रखना पड़ता। इसके अंदर हमिंग बर्ड आ जाता है, और क्या आ जाता है, इसके अंदर आ जाता है बैट। तो बेसिकली तो दो ही हैं, एंडोथर्मिक हैं और एक क्या है, एक्टोथर्मिक है। लेकिन उसके साथ ही जो है वो एक हेट्रोथर्मिक का भी लफ्ज जो है वो क्या है, दे दिया। हेट्रो का मतलब यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट, मतलब ये इन दोनों से डिफरेंट मैकेनिज्म है इनका बॉडी के, यानी हीट अपनी बॉडी का हीट प्रोड्यूस तो कर लेते हैं, लेकिन बॉडी के टेम्परेचर को उस तरह मेंटेन नहीं कर पाते जिस तरीके से ये एंडोथर्मिक मेंटेन करते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जैसे एंडोथर्मिक होते हैं ना, मेंटेन करते हैं बॉडी, वो इस तरह से मेंटेन नहीं कर पाते। यही वजह होती है, आपने अक्सर देखा होगा बेड जो होती हैं, चमगादड़ें जो होती हैं, ये आपको गर्मी में या आपको जो है वो दिन के टाइम इतनी घूमती फिरती नजर नहीं आएंगी, क्योंकि वो क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर को उस तरह से, दिन के टाइम तो गर्मी ज्यादा होती है, उतना मेंटेन नहीं कर पाती। इस वजह से अक्सर रात को जब टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल होता है, तब ये बाहर जो है वो क्या होती हैं, ये निकलती हैं, और दिन के टाइम ये घूमती हुई नजर आपको नहीं आएंगी। तो इट वाज ऑल अबाउट, हमने जो अभी तक पढ़ा, सबसे पहले जो है वो आज मैंने आपको बता दिया। पहले तो एक जो है वो थर्मोरेगुलेशन में सोर्स ऑफ बॉडी हीट गेन एंड हीट लॉस, कैसे कहाँ से एनिमल हीट को गेन करते हैं और कहाँ एनिमल हीट को कैसे लॉस करते हैं, थोड़ा सा ये डिस्कस किया। फिर थर्मोरेगुलेशन की बेस पे एनिमल की क्लासिफिकेशन डिस्कस कर ली, कि पहले दो ग्रुप में डिवाइड किया गया था, एक पॉइकिलोथर्मिक और एक इसमें डिवाइड किया था होम्योथर्मिक में।
बाद में इन दोनों टर्म्स को डिस्कार्ड कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। क्यों खत्म कर दिया गया ये भी मैंने आपको जो है वो बता दिया, रीजनेबल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। फिर मैंने आपको बताया कि अब जो हम एनिमल्स को डिवाइड कर रहे हैं वो है हीट गेन की बेस पर जो है, या बॉडी में हीट को जो है वो रेगुलेट करने की बेस पर जो डिवाइड कर रहे हैं वो एक्टोथर्मिक, एंडोथर्मिक और हेट्रोथर्मिक। यानी पोइकिलोथर्म्स के लिए अब एक्टोथर्मिक का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, होम्योथर्म के लिए एंडोथर्मिक का। ये तीन। अच्छा, इसमें जो है वो पेपर के हवाले से एक्टोथर्मिक और एंडोथर्मिक में डिफरेंस भी पूछे जा सकते हैं। मैंने 3 डिफरेंस आपको यहाँ पर लिखवा दिए हैं। ये हीट एक्सटर्नल सोर्स से लेते हैं, ये खुद जनरेट करते हैं। ये सिर्फ बिहेवियल मींस इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये बिहेवियल और फिजियोलॉजिकल दोनों इस्तेमाल करते हैं। इसमें लिजर्ड यानी रेप्टाइल इसकी एग्जांपल में आ रहा है, यहाँ एग्जांपल में बर्ड्स और मैमल्स आ रहे हैं। ये 3 डिफरेंस यहाँ पर जो है वो आपके बन जाएंगे। कोई क्वेश्चन करना हो तो इसमें से जो है वो आप क्वेश्चंस कर लें, फिर हम जो है वो आज की क्लास को बस यहीं स्टॉप करते हैं।